हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 जून 23 टर्म का, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप है एंड वेरी चैलेंजिंग टू स्कोर 50 एंड मोर देन 50 मार्क्स, राइट। एंड तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट को अपलोड करवा दीजिए। तो ये है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है अच्छे से तो फिर 50 या फिर 50 से ज़्यादा मार्क मिल सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं है तो स्कोरिंग 50 एंड मोर देन 50 इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क, राइट। तो आज हम लोग इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है एंड कैसे क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रेजेंट करना है आंसर, एंड एमसीक्यू का इम्पोर्टेंस क्या है फॉर पास इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर स्कोरिंग 60+ मार्क्स। ओके, so let's start with this certified copy of answer sheet without wasting any further time। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। पार्ट 1 जो है वो है एमसीक्यू टाइप 20 मार्क्स। देन पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन ही अटेंड करना है, तो 15 मार्क है ईच क्वेश्चन का वेटेज। 15 × 4 60 मार्क या फिर 60 मार्क, राइट। देन फिर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर शॉर्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का, राइट। देन पार्ट आई भी के अंदर एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है जिसका वेटेज है 15 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू टाइप है 20 मार्क्स से 17 मार्क्स मिला है। माय गॉड, 20 से 17 मतलब बहुत गुड इम्प्रेशन है। अगर एमसीक्यू हमारा 20 से अगर 20 तो नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग एवरेज कैंडिडेट है, तो 20 से अगर 17 या फिर 18 मार्क्स भी मिल जाए तो पास करना बहुत इजी है, राइट। तो एमसीक्यू को ज़्यादा फोकस करना है। देन क्वेश्चन 2 15 मार्क्स से 5 मार्क्स मिला है, राइट। तो देखेंगे क्यों, कहाँ पर मतलब वीकनेस कहाँ पर है एंड कैसे क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए 5 मार्क्स ही मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में मिला है 9 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 6 में 7 मार्क्स मिला है। 15 मार्क्स का वेटेज था लेकिन सिर्फ 7 मार्क्स ही मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ 1 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स। तो ऐसे करके 48 मार्क्स इन एग्रीगेट 48 मार्क्स आया है इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर में। तो ये 48 मार्क्स इतना भी मतलब यू कैन से बुरा नहीं है। 48 मार्क्स इज़ मैनेजेबल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली 48 मार्क्स मिला है मतलब गुड, राइट। तो लेट्स डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सी क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू टाइप है, तो एमसीक्यू टाइप में क्या हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए का 5 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का मिलेगा अगर सही आंसर सिलेक्ट किया है तो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ए आई का जो क्वेश्चन था वो था पावर्स टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी लॉ। तो राइट आंसर होना चाहिए शेड्यूल 3 एंड कैंडिडेट ने यहाँ पर शेड्यूल 3 भी लिखा है इसलिए राइट मार्क मिला है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 आई अंडर जीएसटी द पीरियड prescribed for issuance of tax invoice in the case of provision of service is what? So as you know that generally 30 days from the supply of service in case of 30 days from the supply of service, and in case of banking companies 45 days from the date of supply, right, for issuance of tax invoice in case of provision of services, right। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने
भी सही आंसर लिखा है। जनरली 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। देन क्वेश्चन नंबर 3 आई, what is the time limit of supply of goods liable to tax under reverse charge mechanism under GST। तो RCM के केस में हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि RCM के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा ना, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज मेड और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier। So earlier of date on which the payment is made or receipt of goods or date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier will be the time of supply in case of tax under reverse charge mechanism, right। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है, तो ये भी राइट आंसर है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर आई भी, which of the following services provided by Department of Post are exempt from GST। तो as you know that ordinary post जिसमें कि envelopes weight less than 10 grams है तो वो exempt है from GST। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने सही आंसर मेंशन किया है ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर भी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट 2017 ट्रांजैक्शन वैल्यू, एज यू नो ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। तो कैंडिडेट ने भी सही आंसर चूज किया है, तो इसलिए 5 to 5 मिला है, राइट। तो ये हो जाएगा गुड इंप्रेशन के कैटेगरी, गुड इंप्रेशन। तो ऐसे ही जब हम लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है तो क्या करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन हमको 100% आता है, कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चन मुझे आएगा, तो वो क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4, राइट। तो देन क्वेश्चन नंबर 1 बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो कॉलम 1 में है प्रिंसिपल सप्लाई, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर GST registration and person who are required to pay tax under reverse charge। तो कॉलम 1 का नंबर ए में है जो प्रिंसिपल सप्लाई, तो प्रिंसिपल सप्लाई का बेस्ट चॉइस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी का जो प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का राइट पेयर होगा कॉलम नंबर 2 का सी, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 का रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमको पता है कि GSTR 6, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने राइट चॉइस चूज किया है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, इसका होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कैंडिडेट ने चॉइस नंबर डी चूज किया है जो कि है राइट आंसर। तो यहाँ पर भी फुल 1 मार्क्स मिला है ड्यू टू करेक्ट आंसर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 का है क्या ना, रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में GSTR 6 फाइल करना है। कौन सा रिटर्न फॉर्म? GSTR 6, राइट, GSTR 6। तो यहाँ पर भी राइट आंसर कैंडिडेट ने चूज किया है, दैट इज GSTR 6, कॉलम नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर GST रजिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा GST रजिस्ट्रेशन 1, GST रजिस्ट्रेशन 1, ओके। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने राइट आंसर चूज किया है फ्रॉम कॉलम 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज कॉल्ड GST रजिस्ट्रेशन 1। तो यहाँ पर भी फुल 1 मार्क्स मिला है। एंड लास्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो इसका राइट पेयर होना चाहिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कॉलम 2 का ऑप्शन नंबर ई, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन,
तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने ई चूज किया है जो कि है राइट आंसर, एंड इसके वजह से 1 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी में भी फुल टू फुल 5 मार्क्स मिला है। ये आता है गुड इंप्रेशन कैटेगरी में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है वहाँ पर वेटेज भी 5 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स से कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिला है। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, इसके वजह से 5 से 4 मार्क्स मिला है, राइट। तो ट्रू एंड फॉल्स एक बहुत चैलेंजिंग होता है कि मतलब कौन सा सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। तो ठीक है, फिर भी 5 to 4 मार्क्स मिला है, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो फर्स्ट sentence is Manish, a registered supplier of machinery, takes deduction of depreciation on the GST components of the cost of capital goods as per Income Tax Act 1961. Right? The Manish can avail 50% ITC of the said tax component under GST law. तो ये फॉल्स हो जाएगा ये सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने भी फॉल्स लिखा है, इसलिए राइट आंसर मिला है, राइट आंसर है फॉल्स, एंड इसलिए फुल टू फुल 1 मार्क्स मिला है। देन सेकेंड आई, DB, a person of Sikkim, is eligible to opt for composition levy with condition that his previous year turnover exceeds 75 लाख, राइट। अगर 75 लाख का जो टर्नओवर एक्सीड किया है बट प्लेस है सिक्किम का, तो वहाँ पर ये जो पर्सन है वो कैनॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि DB, ए पर्सन ऑफ सिक्किम, इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके, देन 3I, ITC इज नॉट अलाउड इफ द गुड्स आर स्टोलन अंडर GST लॉ। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने ट्रू लिखा है, एंड ये भी ट्रू है सेंटेंस, इसलिए फुल 1 मार्क्स मिला है। देन IB, IGST will be levied and collected by the central government as well as state government on all interstate transaction of taxable goods or services. No, ये सेंटेंस फॉल्स है। वो इसलिए कि IGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, एंड इन केस ऑफ CGST एंड AGST ये रेस्पेक्टिव मतलब गवर्नमेंट जो राज्य का गवर्नमेंट होता है वो कलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा, बट कैंडिडेट ने ट्रू लिखा है, इसलिए यहाँ पर 0 मार्क्स मिला है। एंड लास्ट, GST थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर नागालैंड स्टेट फॉर सप्लायर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज ₹40 लाख। नो, ये सेंटेंस भी फॉल्स है, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने फॉल्स लिखा है, इसलिए 4 मार्क्स मिला है, तो 5 से 4 मार्क्स मिला है। ये भी गुड इंप्रेशन के कैटेगरी में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 1D, फिल इन द ब्लैंक्स, और वेटेज है 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, राइट। तो DI का था क्या ना, अंडर GST द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस विल बी द डैश। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था बिलिंग एड्रेस, लेकिन कैंडिडेट ने मेंशन किया है एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 0 मार्क्स मिला है, राइट। क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो बहुत टॉप होता है, क्योंकि हमको कुछ भी आइडिया नहीं कि कौन सा सेंटेंस उठा के मतलब इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा क्वेश्चन फुल टू फुल मार्क्स मिलना बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, 1-2 तो गलत हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर II, where a person becomes liable to get registered under GST law, he should furnish application for registration within dash days। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था 30 days, एंड कैंडिडेट ने भी मेंशन किया है 30 days, तो यहाँ पर फुल मार्क मिला है। देन द फ्रीक्वेंसी टू फाइल GST 1 इज डैश फॉर पर्सन ऑफ रेगुलर स्कीम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो ये बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था मंथली, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने मंथली लिखा है, इसलिए फुल मार्क मिला है। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज कॉल्ड GST इज ए स्टेट वाइज पैन बेस्ड डैश नंबर ऑफ डिजिट। तो ये बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 15 नंबर का GST नंबर होता है,
राइट, ये हमको अच्छे से पता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 15 एंड कैंडिडेट ने भी मेंशन किया है 15, तो फुल टू फुल 1 मार्क्स मिला है। देन द डैश इज ए चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है गलत, राइट। तो यहाँ पर भी 0 मार्क्स मिला है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में 20 से 17 मार्क्स मिला है। माय गॉड, 17 इज वेरी टॉप कैटेगरी, राइट। तो वेरी टॉप कैटेगरी, क्योंकि एमसीक्यू से ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट का प्रिपरेशन एंड हार्डवर्क कैसा है, राइट। अगर एमसीक्यू में 20 से 17 मार्क्स मिला है, मतलब यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट सब्जेक्ट। ओके, सो डोंट वरी, एमसीक्यू को अच्छे से मतलब पूरे अच्छे से पढ़कर जाना है। बुक्स को अगर कोई अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर देना तो फिर आराम से 20 से 20 मार्क्स मिल सकता है, राइट। और 1-2 मार्क्स अगर गलत भी हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, राइट। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि है जिसका वेटेज है 6 मार्क्स, राइट, 6 मार्क्स। तो डिफरेंस ही लिखना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है सिर्फ 2 मार्क्स आउट ऑफ 6 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट गलत हो गया है, इसलिए 2 मार्क्स ही मिला है, राइट। तो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर? डायरेक्ट टैक्स जो होता है, पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स one and same, that is impact and incidence on the same person in case of direct tax, and in case of indirect tax, payer of tax not sufferer of tax, whereas sufferer of tax is not paying directly to the central government, that is impact on one head and incidence on other head। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनकम बेस्ड टैक्सेस होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज सप्लाई बेस्ड टैक्स। तो एंड डायरेक्ट टैक्स जो होता है, रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है ना, रेट ऑफ ड्यूटीज आर नॉट डिफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होगा ना, एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा ना, रेवेन्यू सोर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, राइट। देन डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होगा ना, प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के केस में देयर इज नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कंसेप्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एंड बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, राइट। एंड लास्टली यू कैन से दैट प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है डायरेक्ट टैक्स, एंड एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज रिग्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने 2 पॉइंट्स ठीक किए हैं, तो यहाँ पर 2 मार्क्स ही मिला है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का फंडामेंटल्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वन नीड टू ग्रास्प ऑफ, राइट। तो यहाँ पर 6 से 2 मार्क्स मिला है, विच इज़ वेरी बैड आई थिंक, बट बिकॉज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अच्छे से समझना चाहिए था। ओके, सो ठीक है, फिर भी 2 मार्क्स मिला है, ओके, इट्स मैनेजेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B जो है इसका वेटेज था 9 मार्क्स। ओके, तो 9 मार्क्स से यहाँ पर 3 मार्क्स ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 2B का जो वेटेज था वो था 9 मार्क्स, तो यहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ 3 मार्क्स मिला है। तो इसका वजह ये है कि सिंपली क्या करना चाहिए था कि ये क्वेश्चन जो पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। तो द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स, एज यू नो दैट ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितने भी सारे टैक्सेबल सप्लाईज वो सब ऐड होगा, एग्जाम सप्लाई भी ऐड होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और वो भी ऐड होगा, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन
टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूडिंग, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, integrated tax and cess. Okay, and the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. राइट, तो ऐसे ही यहाँ पर कैंडिडेट ने 32,000 मेंशन किया है। ये एक्चुअली होना चाहिए था 32,32,20,000 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलती कर दिया है कैंडिडेट ने, 32,000 सिर्फ लिखा है, इसलिए मार्क जो 9 मार्क्स से सिर्फ 3 मार्क्स मिला है। तो ऐसे ही हमको समझना है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड होता है। ये वेरी बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि एग्रीगेट जो टर्नओवर होता है वहाँ पर सब कुछ ऐड होगा एक्सेप्ट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड IGST सेस, राइट। एंड और भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेएबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑल्सो ऐड होता है, राइट। तो यहाँ पर एक ही गलत के वजह से 9 से सिर्फ 3 मार्क्स मिला है। तो हालांकि कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, प्रोविजंस क्या क्या होना चाहिए, राइट, वो सब लिखा है, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ पर 32,20,000 होना चाहिए था, कैंडिडेट ने सिर्फ 32,000 लिखा है, राइट। ठीक है, चलेगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट को 15 से 9 मार्क्स मिला है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 3 का प्रेजेंटेशन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है इसका वेटेज था 8 मार्क्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन नंबर 3A में कितना मार्क? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3A में मिला है 6 मार्क एंड क्वेश्चन नंबर B में मिला है 3 मार्क्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर A में जो 6 मार्क का मिलने का जो रीज़न है वो ये है, कैंडिडेट ने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, प्रोविजंस को मेंशन किया है, राइट, एंड प्रोविजंस को मेंशन किया है, रिलेटेड प्रोविजन क्या होना चाहिए, फैक्ट एंड एनालिसिस क्या है एंड लास्टली कंक्लूजन क्या होना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में ये सब क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को प्रेजेंटेशन के वजह से पूरा फुल टू फुल क्वेश्चन नंबर I में 2 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर 2I में भी 2 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर 3I में भी 2 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट कैसे लिखा है देखो, रिलेटेड प्रोविजन क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट इज द प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, राइट। तो फैक्ट एंड एनालिसिस क्या है ना हियर मिस ज्योति इज फ्रॉम जयपुर, बाय टिकट फॉर ए सर्कस हेल्ड एट कोलकाता, राइट। तो ये जो फैक्ट एंड फिगर से ही पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए कलकत्ता। तो कंक्लूजन में भी कैंडिडेट ने मेंशन किया है, आज द सर्कस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कोलकाता, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस इज कलकत्ता, राइट। तो यहाँ पर फुल टू फुल 2 मार्क्स मिला है। तो एंड क्वेश्चन नंबर I भी का राइट आंसर होना चाहिए था बैंगलोर, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को 0 मिला है, बिकॉज कैंडिडेट ने मेंशन किया है इन द अबव केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑफ कनाडा, बट यहाँ पर कनाडा नहीं होगा, वो इसलिए कि द रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड इवेंट हेल्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, राइट। तो यहाँ पर 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 8 मार्क्स, राइट। तो सिर्फ एक ही जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है, इसलिए 8 से 6 मार्क्स मिला है। ओके, सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B का वेटेज था 7 मार्क्स एंड यहाँ पर सिर्फ 3 मार्क्स ही मिला है, 3 मार्क्स ही मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का राइट आंसर होना चाहिए था 5,67,500, बट यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर आया है 5,22,500। तो एंड यहाँ पर स्टेप मार्क मिला है, ऐसा नहीं है कि पूरा अगर फाइनल आंसर भी गलत हो जाए तो स्टेप मार्क नहीं मिलेगा, ये नहीं है, स्टेप मार्क्स मिलेगा। अगर कैंडिडेट ने स्टेप बाय स्टेप ठीक किया है तो स्टेप मार्क्स मिलेगा, राइट। नाउ कम्स टू
ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का वेटेज भी था 15 मार्क्स एंड यहाँ पर पार्ट ए में मिला है 3 मार्क्स एंड पार्ट बी में 4 मार्क्स मिला है, तो कुल मिला के 7 मार्क्स मिला है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A, तो क्वेश्चन नंबर 6A का आई, क्वेश्चन नंबर 6A का आई का वेटेज था कितना, 6 मार्क्स, 3 + 3 6 मार्क्स एंड यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर ए आई में मिला है 3 मार्क्स, राइट। तो पूरे फुल टू फुल 3 मार्क्स मिला है कैंडिडेट को। ये बहुत गुड इम्प्रेशन है, कैंडिडेट ने पूरे अच्छे से प्रिपरेशन किया है, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर है, इसलिए पूरा फुल टू फुल 3 मार्क्स मिला है। एंड प्रेजेंटेशन देखो कैसे कैंडिडेट ने किया है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज आइडेंटिफाइड एज डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। In this case, date of invoice is 17th October and due date of invoice is 15th October 2022. So, earlier of the above is 15th October 2022. So, therefore time of supply is on 15th October 2022. Right. तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसलिए 3 मार्क्स मिला है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का है एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी में वेटेज था 9 मार्क्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6B में कैंडिडेट को मिला है 4 मार्क्स, राइट। 4 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 9 मार्क्स। तो 4 मार्क्स ऑल्सो ए गुड मार्क्स। यहाँ पर कैंडिडेट ने देखो कैसे प्रेजेंट किया है। पहले रिलेटेड प्रोविजन को मेंशन किया, देन फैक्ट्स एंड एनालिसिस क्या होना चाहिए एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, राइट। तो इम्प्रेशन गुड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब लैकिंग है। इसके वजह से 9 से सिर्फ 4 मार्क्स ही मिला है पार्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी में। तो सजेशन ये रहेगा कि जो प्रैक्टिकल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना है अच्छे से एंड प्रेजेंटेशन को ऐसे ही इंक्रीज करना है, तो फिर फुल टू फुल मार्क मिल सकता है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर स्टेप बाय स्टेप भी मतलब आंसर ठीक है तो भी स्टेप मार्किंग मिलेगा। जरूरी नहीं है कि फाइनल का आंसर हमेशा सही होना चाहिए, राइट। अगर स्टेप बाय स्टेप मार्क ठीक ठाक है, आंसर ठीक है, तो फिर स्टेप मार्किंग मिल सकता है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 15 मार्क्स। सिर्फ 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 15 मार्क्स, राइट। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। क्वेश्चन नंबर सी था अबाउट ई-वे बिल, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए का क्वेश्चन था अबाउट ई-वे बिल एंड और वेटेज था 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स से कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ ओए बिल। ओए बिल के बारे में लिखा है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ई ओए बिल। तो प्रेजेंट किया है कैंडिडेट ने, बट फिर भी कुछ सेंटेंस जो है वो गलत है, इसके वजह से यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है। 5 फ्रॉम 5 यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है, राइट। तो ई ओए बिल क्या है, सिंपली ये लिखना चाहिए था कि ई ओए बिल विल बी जनरेटेड व्हेन देयर इज ए मतलब गुड्स जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब गुड्स का मूवमेंट होता है तब, और
वैल्यू जो है वो 50,000 से अगर ज़्यादा है, राइट, ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वैल्यू मोर देन 50,000 है, आइदर ईच इनवॉइस और इन एग्रीगेट ऑफ ऑल इनवॉइस इन ए व्हीकल एंड कन्वेंस, तो वहाँ पर ई ओ बिल जनरेट होगा इन रिलेशन टू ए सप्लाई फॉर रीजन्स अदर देन ए सप्लाई से ए रिटर्न एंड ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इन सब केस में ई ओ बिल जनरेट होता है। देयरफॉर ई ओ बिल मस्ट बी जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ cases transactions for certain specified goods. The EOA bill need to be generated mandatorily even if the value of the consignment of goods is less than 50,000, right? And interstate transaction के केस में goods by the principal to the job worker by principal registered job workers, right? तो interstate transport of handicraft goods by a dealer exempted from GST registration. तो ये लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, लेकिन सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा गलत है, इसके वजह से यहाँ पर 5 से 2 मार्क्स मिला है। ओके, फिर भी एक्सेप्टेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 7D मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अंडर GST लॉ। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अंडर GST लॉ क्या है ना, IGST क्रेडिट फास्ट यूटिलाइज होगा टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST, देन रिमेनिंग IGST अगर कुछ है कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ CGST एंड HGST इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी रेशियो, एंड एंटायर ITC ऑफ IGST शुड बी फुली यूटिलाइज्ड बिफोर यूटिलाइजिंग द ITC ऑफ CGST और HGST. Subsequently, ITC of CGST should be utilized for payment of CGST and IGST in that order, and ITC of HGST, UTGST should be utilized for payment of HGST and IGST in that order, right? तो ये लिखना चाहिए था। कैंडिडेट लिखा है, ठीक ठाक प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी फ्यू सेंटेंस जो है वो गलत हो गया है, तो इतना सारा लिखना नहीं चाहिए है। ठीक 4 to 5 पॉइंट्स लिखना है, राइट? 5 मार्क्स मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स ही लिखना है। तो इससे ही ज़्यादा अगर पैसेज के टाइप लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बैड इंप्रेशन है। जितना ही आता है उतना लिखना है एंड करेक्टली लिखना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 5 से 2 मार्क्स मिला है, राइट? तो थोड़ा सा थ्योरी के केस में थोड़ा सा मतलब पॉइंट जो है वो ठीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड जितना पॉइंट रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना है, बस टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में मिला है 2 + 1 + 2, ये 5 मार्क्स मिला है, राइट? जो कि बहुत पुअर है, क्योंकि जो थ्योरी के अंदर एटलीस्ट 10 मार्क्स तो मिलना चाहिए था, 15 से 10 मार्क्स, ठीक है? फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 में 1 मार्क्स मिला है, वो बहुत लेस, 15 से सिर्फ 1 मार्क्स ही मिला है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में 15 से सिर्फ 4 मार्क्स मिला है, 15 से सिर्फ 4 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 का वेटेज था क्या, ए का था 7 मार्क्स एंड बी का था 8 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 9, राइट? डिफरेंस। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने डिफरेंस तो मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, राइट? तो 7 मार्क्स से सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेंटेंस ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर 2 मार्क्स ही मिला है, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 9B, कंप्यूटेशन ऑफ CIF एंड कस्टम ड्यूटी। तो CIF कस्टम ड्यूटी में भी कैंडिडेट को 0 मार्क ही मिला है, राइट? 0 मार्क मिला है। टोटल कस्टम ड्यूटी बेसिक वैल्यू कैंडिडेट का आया है 2,82,246, राइट? तो यहाँ पर कैंडिडेट को एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7B में सिर्फ 2 मार्क्स मिला है। इसका रीज़न ये है कि जो CIF वैल्यू है वो होना चाहिए था
10,04,126 एंड कस्टम ड्यूटी पेबल होना चाहिए था 2,44,204, राइट। कस्टम ड्यूटी पेबल होना चाहिए था 2,44,204। यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर आया है 2,82,246। तो इसके वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 4 मार्क्स ही मिला है। तो ऐसे ही कुल मिला के 48 मार्क्स आया है, राइट। एंड कैंडिडेट को थोड़ा सा और हार्डवर्क ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड फिर भी कैंडिडेट ने 48 मार्क्स सिक्योर किया है। दैट्स ओनली बिकॉज एमसीक्यू में 20 से 17 मार्क्स मिला है, राइट। तो एमसीक्यू ऑलवेज वाइटल टू सिक्योर एग्जाम्शन एज वेल एज पास करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, एंड ऑल्सो सिक्योरिंग मोर देन 60 मार्क्स, राइट। तो प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है। जितना पॉइंट लिखना है उतना ही मेंशन करना है। ज़्यादा लिखने से इंप्रेशन नहीं अच्छा जाएगा। तो प्रोफेशनल एग्जाम है एंड आंसर शुड बी मैच विथ ICMI मटेरियल्स, ओके। सो ये सब अच्छे से इम्पोर्टेंस देना है एंड इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।